हेलो एवरीवन। हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कल्चर मीडिया का। कल्चर मीडिया मैं आपको बताता चलूँ, इस लेक्चर में आप जो कल्चर मीडिया की स्टडी करेंगे या जिनको अंडरस्टैंड करेंगे वो है हमारे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब से रिलेटेड। ओके, सो वैसे तो स्टडी पर्पज़ के लिए और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा कल्चर मीडिया हमारे पास यूज़ होते हैं इन आवर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़, लेकिन वो उनके अलावा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम बेसिक क्लासीफाई करेंगे जो हमारे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया यूज़ हो रहे हैं। इनको अंडरस्टैंड करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इनको अंडरस्टैंड करेंगे तभी हम ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हमें किस बैक्टीरिया के लिए कौन सा कल्चर मीडिया यूज़ करना है या किस कल्चर मीडिया को प्रेफर करना है। ओके, सो अगर हम किसी ख़ास करैक्टरिस्टिक को स्टडी करना चाहते हैं किसी भी बैक्टीरिया के, तो हम कौन सा कल्चर मीडिया यूज़ करें या कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो चीज़ है जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले कि हम डायरेक्टली क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं, हम जो है इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। पहले कल्चर मीडिया की क्लिनिकल लेबॉर्ट्री या ओवरऑल भी अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए हमें कल्चर मीडिया रिक्वायर होते हैं। और आर्टिफिशियल ग्रोथ क्यों चाहिए हमें? अगर हम क्लिनिकल लेबॉर्ट्री की बात करें तो हमें पेशेंट्स के सैंपल से बैक्टीरिया आइसोलेट करने हैं टू मेक अ डायग्नोसिस। और अगर हम बात करें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो वहाँ पर भी हमें बैक्टीरिया चाहिए फॉर आवर स्टडी पर्पस। तो अगर हम उस बैक्टीरिया को किसी आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करवा सकें तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए जो है हमारे पास जो है ये कल्चर मीडिया यूज़ किए जाते हैं। डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़, डेफिनेटली अगर आप क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में उनको आइसोलेट करेंगे तो वो इनडायरेक्टली हेल्प करेगा हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ की डायग्नोसिस में। और उसके बाद अगर आप सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं वो भी कल्चर मीडिया को यूज़ करते हुए की जाएगी, तो आप उसको ट्रीटमेंट की भी सजेशन दे सकते हैं। और उसके बाद जो है इन आवर हॉस्पिटल्स जो सर्विलेंस की जाती है डिफरेंट वार्ड से टू चेक द नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस। ओके, ये नोज़ोकोमियल एजेंट्स को चेक करने के लिए, या अगर कोई हम करना चाहते हैं कि हमें हॉस्पिटल या लैब या किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग से तो कोई इन्फेक्शियस एजेंट पेशेंट में नहीं जा रहा या पर्सन में नहीं ट्रांसफ़र हो रहा, तो इस चीज़ की स्टडी के लिए भी डेफिनेटली अगर हम सैंपल कलेक्ट करते हैं किसी भी ख़ास एरिया से, तो हम उसको भी कल्चर मीडिया पर ही ग्रो करके स्टडी कर सकते हैं। और इनडायरेक्टली ये भी इन्वॉल्व है किसमें, इन्फेक्शंस की जो है आइडेंटिफिकेशन में। रिसर्च और टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ बैक्टीरिया, अगर हमें बैक्टीरिया की स्टडी करनी है, अगर हमें बैक्टीरिया के किसी ख़ास करैक्टरिस्टिक की स्टडी करनी है, देन तब भी हमारे पास जो है पहले हम उसको कल्चर मीडिया पर ही प्योर करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ओके, सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें कुछ ये थी। सो बजाय इसके कि हम आगे चलें कि कल्चर मीडिया क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये बात समझ आ जाए कि कल्चरिंग क्या होती है और क्यों की जाती है। बहुत ही इजी वर्डिंग में मैं आपको समझा रहा हूँ। अ माइक्रोबायोलॉजिकल तकनीक टू गेट बैक्टीरिया ऑन आर्टिफिशियली प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट्स फॉर इफेक्टिव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमन बॉडी। इन अ वेरी सिंपल वर्डिंग, अगर हम किसी भी बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली किसी मीडियम को वो न्यूट्रिएंट्स देकर ग्रो करवा लें जो उसको चाहिए हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस बैक्टीरिया को स्टडी करके हम ये भी बता सकते हैं कि पेशेंट को किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है कोई डिज़ीज़ हो रही है, और या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही जो है वो डिज़ीज़ है। और डेफिनेटली उसके बाद हम इसी से उनको ट्रीटमेंट भी, वे ऑफ ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। वी कैन सजेस्ट एंटीबायोटिक्स। ओके, तो ताकि जिससे क्या हो, ये बैक्टीरिया की या इन्फेक्शंस की क्लियरेंस हो सके। सो इन शॉर्ट, कल्चरिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे हम आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरिया वो न्यूट्रिएंट इनटेक करता है, और एज अ रिज़ल्ट वो हमें मैक्रोस्कोपिकली इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज़ नज़र आ जाता है। तो ये है बेसिकली कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी क्लिनिकल लेबॉर्ट्री सेटिंग्स में, इवन योर रिसर्च में। तो ये वो बेसिक तकनीक है जिसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम ये देखें कि अच्छा एक कल्चर मीडिया कैसा होता है या होना चाहिए, आइडियली कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले उसमें कुछ फ़ीचर्स होने चाहिए। उन फ़ीचर्स में आ सकता है सबसे पहले कि किसी भी मिनिमम इनोकुलम से, यानी कि अगर हम थोड़े बैक्टीरिया ही इनिशियली उस मीडिया पर पुट करें तो वो बैक्टीरिया वहाँ मल्टीप्लाई सेटिस्फैक्ट्री तौर पे कर सकें, मीडिया की तरफ से कोई हिंड्रेंस ना हो, कोई रोक ना हो उन पर। ओके, उसके बाद जो है रैपिडली ग्रो कर सकें उस मीडिया के ऊपर बैक्टीरिया, ताकि जो है हमें रिज़ल्ट्स मिल सके। अगर वो रैपिडली ग्रो नहीं कर पाएगा, अगर कल्चर मीडिया में कोई ऐसा कंपाउंड, केमिकल, कोई ऐसा इनहिबिटर ऐड है, तो हम उसकी स्टडी नहीं कर सकेंगे। इजी टू प्रिपेयर हो, मतलब कि कल्चर मीडिया जो है हमें उसको अगर पाउडर्ड फॉर्म से सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड भी बनाना है तो वो इजीली प्रिपेरेबल हो। उसके बाद जो है अगर हमारे पास एक ही चीज़ को डील करने के लिए, एक बैक्टीरिया को डील करने के लिए मार्केट में बहुत सारे कल्चर मीडिया हैं, तो हम उसमें से कोई ऐसा चूज़ कर सकें जो चीप भी हो। ओके, और इजीली आप उसको रिप्रोड्यूसेबल बना सकें अपने लिए, और मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑल द बैक्टीरियल करैक्टरिस्टिक्स वी रिक्वायर। और ऐसा कल्चर मीडिया प्रेफर करें, एक अच्छा कल्चर मीडिया ऐसा होना भी चाहिए है जिसके अंदर आप बैक्टीरिया के सब फीचर्स को इजीली स्टडी कर सकें। ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ कर जाए लेकिन उसके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आप स्टडी ना कर पाएँ, कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिन्होंने उन फीचर्स को रोक दिया है या उसकी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर दिया, कोई मेटाबोलाइट नहीं बन पा रहा। ओके, तो ये कल्चर मीडिया, एक अच्छे कल्चर मीडिया और आइडियल कल्चर मीडिया के जो हैं कुछ अच्छे फीचर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर एक और चीज़ बात कि कुछ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर मीडिया होते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक में होते हैं, लेकिन ख़ास कल्चर मीडिया लाइक सिलेक्टिव कल्चर मीडिया कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ये नहीं भी मिलने को मिलते। उनमें सबसे पहले आ जाते हैं कार्बन सोर्स, या ऑलमोस्ट सब में होता है, बिकॉज बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कार्बन रिक्वायर होता है। इसी तरह नाइट्रोजन सोर्स होना चाहिए है इनमें, और उसके बाद ये सारे मिलकर बहुत सारे जो है मेटाबॉलिज्म चलाते हैं बैक्टीरिया में, जिससे क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है। सो बेसिकली ये बहुत सारी मैटर एनर्जी सोर्स है। इसी तरह बहुत सारे मिनरल्स भी होने चाहिए ताकि ये बैक्टीरिया इनको यूज़ करके ग्रो कर सकें। उसके बाद जो है अगर किसी बैक्टीरिया को ग्रोथ फैक्टर चाहिए हैं फॉर ग्रोथ, तो ग्रोथ पर्पस, तो वहाँ पर जो है उनके पास ग्रोथ फैक्टर भी हो। और उसके बाद पीएच ऐसी ना हो कि जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो ही ना कर सके, यानी कि एक्सट्रीम पीएच ऐसी ना हो कि जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो ही ना कर सके। तो एक न्यूट्रल पीएच हो, या अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, हमें जो बैक्टीरिया चाहिए उसके मुताबिक उसकी पीएच हो। कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं कल्चर मीडिया के, हम वो भी देख लेते हैं। वाटर होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फर्मेंटेबल कंपाउंड्स हैं, देन बफर्स हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक कल्चर मीडिया का हिस्सा होते हैं। और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है प्रोवाइडर्स हैं, डिफरेंट इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर वेरी नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। उसके बाद अगर पेप्टोन्स की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, मीट एक्सट्रैक्ट होता है, फिब्रिन होता है, डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको बैक्टीरिया यूटिलाइज्ड करता है टू रिप्रोड्यूस, टू ग्रो। तो इसीलिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये वो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक कल्चर मीडिया में, अच्छे कल्चर मीडिया में होती हैं या होनी चाहिए, अनलेस अनटिल जब आपको कोई स्पेशल नहीं रिक्वायर्ड। कल्चर मीडिया की टाइप्स की अगर बात करें तो फ़िज़िकल स्टेट के लिहाज से कल्चर मीडिया को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड। यानी कि जो एक कल्चर मीडिया है, अगर फ़िज़िकली इस बात की जाए कि फ़िज़िकल देखने में वो कैसा होगा, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है, या फिर सेमी सॉलिड हो सकता है। अगर लिक्विड मीडिया की बात करें तो लिक्विड मीडिया में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली वो ये है कि इसके अंदर एगर नहीं होता। ठीक है, एगर ऐसी चीज़ है जो मीडिया को सॉलिडिफाई करती है। ठीक है, एगर एक ऐसी जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है मीडिया का। तो अगर वो नहीं ऐड किया जाता है किसी भी मीडिया में, न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर मीट है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो अभी हमने पीछे बात की, अगर उन सब का मिक्सचर जो है उसके अंदर एगर नहीं ऐड किया जाता तो वो सारी चीज़ें लिक्विड रहेंगी। तो इसलिए एगर जो होता है वो यूज़ होता है टू सॉलिडिफाई द मीडिया।
ओके, तो लिक्विड मीडिया जो है बेसिकली फ़िज़िकल स्टेट की बात करें तो आपको पता है ये लिक्विड ही होगा देखने में, वाटरी। ओके, इसका कलर कुछ भी हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडिया बनाया गया और उसके अंदर इंडिकेटर या डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या थे। मैं कलर की बात नहीं करता, मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। सो लिक्विड होगा और उसमें डेफिनेटली एगर नहीं होगा, अगर एगर होगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो लिक्विड मीडिया में एगर नहीं होता, ठीक है। लेकिन इनकी ना इस मीडिया की कुछ लिमिटेशंस, उन लिमिटेशन में एक ये लिमिटेशन ये है कि आप इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप इसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रो तो करवा सकते हो, आप ऑर्गेनिज्म को बल्क अमाउंट में ग्रो करवा सकते हैं, आप उसको आर्टिफिशियली प्योर भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या ये कौन सा है बैक्टीरिया है और इसमें अगर आप बात करें ऑर्गेनिज्म कौन सा है, और उसके बाद उसके फीचर्स उसके बाद ही स्टडी हो पाएंगे अगर हमें पता चल सकेगा। तो बेसिकली आप इसमें ग्रो ज़रूर करवा सकते हैं, आप इसमें बल्क में ले सकते हैं, लेकिन आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देन इस मीडिया को यूज़ क्यों किया जाता है? ज़्यादातर इस मीडिया को यूज़ किया जाता है हमारी प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्रीज़, माइक्रो लेबॉर्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पर। क्यों? अगर हमें किसी चीज़ पर रिसर्च करनी है तो हमें एक छोटे से इनोकुलम से बड़ा जो है हमें ज़्यादा अमाउंट बैक्टीरिया की चाहिए ताकि हम उनके फीचर्स स्टडी कर सकें। सो इसीलिए जो है इस लिक्विड मीडिया के अंदर इनोकुलम इनिशियली पुट किया जाता है, या इसको इनोकुलम प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है कि अगर हमने एक ऑर्गेनिज्म प्योर ले लिया है, उसको ग्रो करवा लिया है, तो अगर हम उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी और मीडिया पर लगाना चाहें तो हम वहाँ से इनोकुलम ले सकें ताकि हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म इनिशियली हो। तो ये प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ होता है, इसे इनोकुलम प्रिपरेशन भी की जाती है, ठीक है। फर्दर जो है प्योर कल्चरिंग रिक्वायर होती है। इसके बाद अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको फर्दर कल्चरिंग करनी होती है, ओके। तो उसके बाद जो है वही बात कि अगर बल्क अमाउंट में हमें स्टडी के लिए चाहिए, लाइक अगर वैक्सीन की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें बल्क अमाउंट के लिए चाहिए है और उससे डिफरेंट फीचर्स भी हमें स्टडी करने हैं, तो इसीलिए जो है लिक्विड मीडिया जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सॉलिड मीडिया की, तो सॉलिड मीडिया के अंदर मैंने जैसा कि बताया आपको कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो इनको सॉलिडिफाई करता है और वो है एगर। सो एगर जो है 2 to 3% यूज़ होता है इन सॉलिड मीडिया। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो फिज़िकल स्टेट है उसी की बेस पर कहा गया है, तो ये फिज़िकली सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता, वाटरी नहीं होता, तो ये सॉलिड होता है। और इस पर विजिबल ग्रोथ आती है और इसके ऊपर कॉलोनी की फॉर्म में ग्रोथ हमें मिलेगी बैक्टीरिया की, और वो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्दर बायोकेमिकल्स और अदर टेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो है सॉलिड मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको विजिबल ग्रोथ मिल सकती है, आपको वहाँ की कॉलोनियल बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। आप बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटीज़, लाइक आप बैक्टीरिया की हीमोलिसिस करने की एबिलिटी को जज कर सकते हैं। आप क्या वो बैक्टीरिया पिगमेंट प्रोड्यूसर है कि नहीं, आप इस बात की स्टडी भी कर सकते हैं। तो सॉलिड मीडिया के ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले आप अगर लिक्विड मीडिया से इनोकुलम बनाते भी हैं तो आप उसको सबसे पहले फिर उसके बाद सॉलिड मीडिया पर पुट करते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए वो कौन सा है बैक्टीरिया। तो ये है, इसीलिए हम इसको प्योर कल्चरिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो टाइप है वो है सेमी सॉलिड मीडिया की। सेमी सॉलिड मीडिया की अगर बात की जाए तो ये जैसा कि आपको पता है कि लिक्विड और सॉलिड के एक दरमियान की स्टेट होगी, बहुत ज़्यादा ये लिक्विड भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ये सॉलिड भी नहीं होगा। डेफिनेटली आपको पता चल गया है कि एगर जो है इसमें कम यूज़ किया जाएगा, उसमें अगर सॉलिड मीडिया में 2 to 3% यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पर 0.5 to 1% यूज़ किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी है। तो कल्टिवेशन ऑन एनारोबिक एंड माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं जो कि स्लाइटली फ्रिजाइल भी हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेबॉर्ट्री में मोटेलिटी टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, मोटेलिटी टेस्टिंग फॉर एनी बैक्टीरिया हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और फर्दर इनको एनारोबिक मीडिया के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये चंद बातें थी सेमी सॉलिड मीडिया के अकॉर्डिंग। तो अगर आप फिज़िकल स्टेट की बात करें तो उसकी बेस पर ये
3 टाइप्स हैं, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया एंड आपके पास सेमी सॉलिड मीडिया। अगर मैं इस तीनों को समराइज़ करूं तो जो आपके पास आ जाता है लिक्विड मीडिया, वो बल्क में अमाउंट बैक्टीरिया की लेने के लिए आइडेंटिफाई होता है, लेकिन यूज़ होता है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप। उसके बाद अगर सॉलिड मीडिया की बात करूं तो सॉलिड मीडिया के अंदर आप इजीली सॉलिड मीडिया को प्योर कल्चर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, आपको कोलिन मॉर्फोलॉजी मिल सकती है, आप बैक्टीरिया को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें 2 to 3% एगर यूज़ होता है। और अगर बात करें सेमी सॉलिड मीडिया की, तो सेमी सॉलिड मीडिया में एगर जो है वो कम यूज़ होता है, लेकिन आप इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए और बैक्टीरिया की मोटिलिटी चेक करने के लिए किसी भी, तो आप सेमी सॉलिड मीडिया कॉमनली लेबॉर्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर हम और क्लासिफिकेशन देखें कंपोजिशन की बेस पर, तो हमें मीडिया को कुछ और क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि अगर देखें एक बेसिक मीडिया जिसके अंदर बेसल मीडिया, बेसिक मीडिया एक ऐसा मीडिया होगा जिसके अंदर वो सारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े, एक्सट्रैक्ट्स हैं बहुत सारी, वो पीएच उनकी मेंटेन रखी जाती है, बफर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारी वो बेसिक चीज़ें हैं, तो उसको हम बेसिक मीडिया कह रहे हैं। उस मतलब हमने कोई और ऐसी स्पेशल चीज़ ऐड नहीं की जो कि उसका पार्ट नहीं थी, ऐसी चीज़ ऐड की जो सब बैक्टीरिया को चाहिए है और उनको उनकी ग्रोथ के लिए बेसिक है और रिक्वायर्ड है। जैसे कि मीट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, आपने देखा यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी यूज़ होता है और बहुत सारे कंपोनेंट्स थे। तो बेसिक मीडिया ऐसे मीडिया होते हैं। इनरिच्ड मीडिया हम क्या करते हैं, उसी बेसिक मीडिया को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं फॉर स्पेशल पर्पस, तो हम इनरिच्ड कर देते हैं। इसी तरह इनरिचमेंट में भी हम मैनिपुलेशन ऐड कर रहे हैं। दैन सिलेक्टिव मीडिया है, सिलेक्टिव मीडियाज़ होते हैं जो सिलेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, जो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेते हैं ख़ास ऑर्गेनिजम्स को, तो ये भी आगे चल के बात करेंगे। दैन इंडिकेटर मीडियाज़ के अंदर स्पेशली इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। उसी तरह जो है डिफरेंशियल मीडिया जो अंदर ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली, आप वर्डिंग से समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ट्रांसपोर्ट मीडिया ऐसे मीडिया जो सैंपल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो सकते हैं, लाइक अगर जो है विब्रियो कोलेरा का सस्पेक्टेड सैंपल है तो उसके अंदर आप कोई मीडिया ऐड कर देते हैं लेबॉर्ट्री तक ट्रांसपोर्ट होने के लिए ताकि वो विब्रियो कोलेरा सर्वाइव कर सके, ठीक है। अगर इसी तरह ट्रांसपोर्ट मीडिया बहुत सारे हर सैंपल के लिए अलग भी यूज़ हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीडिया, डेफिनेटली बहुत सारे मीडिया ऐसे भी होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन मीडिया, कल्चर मीडिया जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता है सॉलिड यूज़ होते हैं। तो इसी तरह शुगर मीडिया ऐसे मीडिया भी होते हैं जिनमें प्योर कार्बोहाइड्रेट से आएगा, आपको पता है कि ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज ऐसी शुगर्स यूज़ होती हैं, उसको हम कहते हैं शुगर मीडिया। उसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शंस वाले मीडिया होते हैं, इसके ऊपर आपको एक लेक्चर मिलेगा बायोकेमिकल रिएक्शंस के ऊपर, तो जो है उनके मीडिया जो है सेपरेट होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम एक और तरह से क्लासीफाई कर सकें तो हमारे पास एरोबिक मीडिया अलग होते हैं और एनारोबिक अलग।